कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। वीडियो में बेसिकली अपन दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास आता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल सिमेट्री, कि टेट्राहेड्रल सिमेट्री में डी ऑर्बिटल की किस तरह से स्प्लिटिंग होती है उसकी बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अपन किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल सिमेट्री। तो यहां पर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये जो टेट्राहेड्रल सिमेट्री में जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ना, वो बिल्कुल अपोजिट होती है ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री के डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की। जैसा आपने ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखी थी उससे जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका ज्यादा रिपल्शन होता है। अगर ज्यादा रिपल्शन होता है तो उनकी ज्यादा एनर्जी आएगी। जब ये डी ऑर्बिटल ब्रेक होगा तो हमें पता चलेगा कि ये T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ना वो 0.4 डेल्टा टी से बढ़ जाती है, और EG ऑर्बिटल लेस इंटरेक्ट करता है लिगेंड के साथ, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है 0.6 डेल्टा टी से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आ रहा है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री के जस्ट अपोजिट होता है। दूसरा पॉइंट, T2G ऑर्बिटल हैव मोर इंटरेक्शन विथ लिगेंड एज कंपेयर टू EG ऑर्बिटल, therefore their energy increases by 0.4 डेल्टा टी। T2G ऑर्बिटल ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लिगेंड के साथ, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिपल होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी 0.4 डेल्टा टी से। EG ऑर्बिटल have less interaction with ligand, therefore their energy is decreases by 0.6 delta t। EG ऑर्बिटल less interact करते हैं ligand के साथ, तो उनकी एनर्जी 0.6 डेल्टा टी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यहां पर हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जो एनर्जी गैप आ रहा है T2G एंड EG में, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन ये टेट्राहेड्रल सिमेट्री में है, तो हम जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट डेल्टा टी से करते हैं। वहां पर अपन डेल्टा ओ से करते थे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री की हम वहां पर बात करते थे। यहां पर हम टेट्राहेड्रल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन ने डेल्टा टी से इसे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। नोट, जब भी आप नोट्स बनाएं तो एक नोट डालकर पॉइंट लिखें। पॉइंट ये है कि इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज वेरी हाई, मींस नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा देखा गया कि जो टेट्राहेड्रल सिमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हम टेट्राहेड्रल सिमेट्री के लिए स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी अपन निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिसे अपन डेल्टा एसई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एसई यहां पर होता है 0.4 एन T2G माइनस 0.6 एन EG डेल्टा टी प्लस एन बी। यहां पर एन T2G मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, एन EG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और यहां पर एन बी मतलब नंबर ऑफ न्यू पेयर्ड फॉर्म, और कभी कभी टोटल पेयर्ड भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। 2014 में AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें यहां पर न्यू पेयर्ड की जगह ऑप्शन में क्या था, टोटल पेयर्ड, ये ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर है जैसा अपन ने ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर आ रहा है टेट्राहेड्रल में, लेकिन जस्ट अपोजिट है उसका। जस्ट क्या है, अपोजिट चीजें होने वाली है, ठीक है। तो आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6 इफ पहला है हमारे पास कि पेयरिंग एनर्जी डेल्टा टी से ज़्यादा है, और दूसरा जब पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ से कम है। याद रखना है कि डेल्टा टी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल सिमेट्री, और डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। यहां पर जो Eg और T2G की पोजीशन है, जो एनर्जी है वो अलग अलग आती है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी कम होती है, Eg की ज्यादा होती है। और यहां पर टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या होता है, T2G की एनर्जी ज्यादा और Eg की क्या होगी, कम होगी। यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले Eg आते हैं, देन T2G आते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर पहले T2G आते हैं और यहां पर क्या आते हैं, Eg आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की भरने की बारी है कि इलेक्ट्रॉन कहां किस में जाएगा। यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल है। ऐसा समझ सकते हैं अपन कि अगर यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 5 ऑर्बिटल हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरह से है कि ये Eg और ये हमारे पास T2G, ठीक है। ये हमारे पास Eg है और ये क्या है, हमारे पास T2G है। अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, मतलब Eg में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और T2G में कितने आ रहे हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो याद रखना है Eg में यहाँ पर 3 और T2G में कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग करवा देंगे। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और Eg में कितना, 0, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर Eg और T2G की पोजीशन की एनर्जी किसकी ज्यादा है, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उससे अपन बाद में भरेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड्स में लगातार ऐसा पूछा जाता है, ऐसा बना देगा आपको कि आपसे पूछेगा कि D6 में ऑक्टाहेड्रल में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, टेट्राहेड्रल में क्या होगी। बहुत बच्चों जैसा सवाल होता है, ठीक है। आराम से कर लेंगे अपन, बाबा जी से पढ़ रहे हो तो मतलब आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हम किस तरह से कंपेयर करने वाले हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा विथ प्रॉपर सीक्वेंस। तो उनका सीक्वेंस क्या है, उनके फैक्टर्स क्या है, उनकी बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसे अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के, कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट अपन किस तरह से निकालते हैं, देखो मेटल है, लिगेंड मिले और ये कॉम्प्लेक्स बनाया। अगर हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट K निकालना है तो वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जितना भी नंबर होगा वो। एक बात ध्यान रखना है, अगर K की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो यहां पर जो कंसंट्रेशन आने वाली है, नॉर्मल सी बात है, अगर इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को मेरे को बढ़ाना है तो ये जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स की वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है
तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी क्या आ जाएगी, ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही के बढ़ेगा, और जैसे के बढ़ेगा वैसे ही हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला फैक्टर स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा फैक्टर आ रहा है डेंसिटी, कि आपके लिगैंड की क्या डेंसिटी है, इस पर भी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। डेंसिटी मतलब कि लिगैंड मेटल के साथ कितने लोन पेयर, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। थर्ड फैक्टर आता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड फोर्थ फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास टोटल 4 फैक्टर हैं। पहला स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दूसरा डेंसिटी, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड और चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इन चारों से ही हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर देखो, पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeEDTA। इस कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज है। यहाँ पर आयरन डाइथाइलिन ट्राइअमीन और यहाँ पर आयरन इथाइलिन डाइअमीन, ये 3। अब यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दूसरा फैक्टर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आयरन होने वाला है वो +2 में है, तो EDTA -4 मतलब ये इसकी डेंसिटी 6 होने वाली है। डाइथाइलिन ट्राइअमीन मतलब इसकी डेंसिटी 3 और इथाइलिन डाइअमीन मतलब डेंसिटी 2। तो यहाँ से यहाँ डेंसिटी कम हो रही है और जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा इसकी देन ये और लास्ट। दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास Fe इथाइलिन डाइअमीन होल थ्राइस, इस कॉम्प्लेक्स पर +2 का चार्ज है। दूसरा FeCN का होल 6 -4 का चार्ज है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डेंसिटी होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर जो डेंसिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है। यहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी आने वाली है, यहाँ पर डेंसिटी 1 है भाई। पर लिगेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर डेंसिटी 1 आ रही है। अगर डेंसिटी 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारे पास FeCN का होल 6 -4 का चार्ज है और यहाँ पर FeCl का होल 6 -4 का चार्ज है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डेंसिटी ये भी मोनोडेंटेड है और ये भी क्या होने वाला है, मोनोडेंटेड है। तो डेंसिटी भी सेम आ गई। देन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर मूव करेंगे तो यहाँ पर CN और Cl में बात करें तो हैलाइड हमारा वीक लिगेंड होता है और CN हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर जो CN है उसकी स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा आने वाली है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास FeCN का होल 6 -4 का चार्ज है और यहाँ पर FeCN का होल 6 -3 का चार्ज है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो ये मोनोडेंटेड है और ये भी क्या है, मोनोडेंटेड है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर मूव करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भाई सेम आने वाली है, दोनों CN है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सेम आ गई। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर -6 का चार्ज है, ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, +2। यहाँ पर अगर बात करें तो -6 और ये क्या होना चाहिए, +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ज़्यादा आ रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा आएगी। तो कुछ इस तरह से अपन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपेयर कर सकते हैं। बहुत आसान है अगर ये 4 पॉइंट्स हमारे दिमाग में हैं। पहला है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दूसरा है डेंसिटी, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और चौथा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट और आज हमने 2 टॉपिक पर बात करी। पहला टॉपिक हमारे पास था स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंड टेट्राहेड्रल सिमेट्री एंड सेकंड टॉपिक इज
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये दोनों टॉपिक आज अपन ने खत्म कर लिए हैं इस वीडियो में। बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।